राम का नाम, यूपी का संग्राम, 12 पन्नों की बुकलेट, इरादे ने काम अनेक, राम संकल्प, योगी विकल्प। क्या यही है आज की सबसे बड़ी खबर? जी हां, जहां पर होती है सबसे बड़ी खबर वहां सवाल तो बनता है और डिबेट में हम लेकर के आए हैं इस बड़ी खबर को आपके लिए। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव से पहले एक बुकलेट जारी की, 12 पन्नों की बुकलेट है और इसके कवर पेज पर हैं योगी और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तो बात हो गई कवर पेज की, लेकिन जानते हैं आप इनके बीच में है रामलला, और रामलला बीच में है तो क्या इसका संकेत यह है क्या फिर राम के नाम पर ही चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश की जाएगी या फिर कुछ और भी है? नहीं, 12 पन्नों में किसानों की बात भी है, युवाओं की बात भी है, महिलाओं की बात भी है। कोरोना से जिस तरह से लड़ाई हुई है उत्तर प्रदेश की, इसे भी लेकर के कई बातें कही गई हैं। अब सवाल यह है, समाजवादी पार्टी से लेकर के बीएसपी तक, कांग्रेस से लेकर के एसबीएसपी और एआईएमआईएम तक 12 पन्नों की बुकलेट को किस तरह से देखना है, यह पहली बड़ी खबर है। नमस्ते, मैं राशिद। एक और खबर है, दिल्ली में 2 दिन तक मंथन चला। पहला दिन का मंथन जब ब्रज के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसदों को बिठाया गया, जेपी नड्डा ने मंत्र दिया और कहा अपनी जमीन पर जाइए, अपने क्षेत्र में जाइए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। और ऐसे में सवाल यह भी बनता है कि पूर्वांचल के लिए क्या प्लान है? पूर्वांचल के लिए जो प्लान है इसे समाजवादी पार्टी और बाकी जितने विपक्षी हैं किस तरीके से देखते हैं? पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब तस्वीरों में देखें, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, इन तस्वीरों में बहुत कुछ खास है। इन तस्वीरों में यह बताया गया है कि असल में जो 12 पन्ने की भारतीय जनता पार्टी की बुकलेट है, इस बुकलेट में क्या क्या बातें कही गई हैं। इसका कवर पेज आज की सबसे बड़ी खबर है। खबर इसलिए क्योंकि इसमें रामलला की तस्वीर छपी हुई है, योगी भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, और कवर पेज के अलावा जो 12 पन्ने हैं इसे अलग तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन हां, दिल्ली से जो खबर निकल करके आई है कि सांसदों को पहले तो काम सौंपा गया है और हां, यह भी कहा गया है मंत्रियों को कि आप भी जाएं, अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, आशीर्वाद यात्रा निकालें। आशीर्वाद यात्रा के जरिए 2022 का आशीर्वाद मिलेगा या फिर नहीं, इस पर रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। हम रिपोर्ट आपको यह भी बताने वाली है कि असल में आशीर्वाद यात्रा के जरिए 2022 का प्लान क्या बना है और आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले, बुकलेट के मुकाबले, रामलला के मुकाबले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एसबीएसपी, एआईएमआईएम, बीएसपी, इन सभी का क्या जवाब है? क्योंकि योगी है सबसे मजबूत, योगी में है दम, और योगी के आगे अगर बाकी बेदम बाकियों को करना है तो जाति भी साधनी पड़ेगी, धर्म को भी बीच में लेकर के आना पड़ेगा। धर्म वाले न जाने कितने खिलाड़ी हैं यूपी में। इन सभी से निपटने के लिए आशीर्वाद यात्रा भी है, 12 पन्नों की बुकलेट भी है, इरादे नेक और काम अनेक का स्लोगन भी है, राम का संकल्प भी है। क्या योगी ही अंतिम विकल्प है? रिपोर्ट। इरादे नेक, काम अनेक, राम संकल्प, योगी विकल्प। रामलला हम आएंगे, 2022 में 300 प्लस जीत जाएंगे। 12 पन्ने की बुकलेट, यूपी विजय का टारगेट सेट। बीजेपी की बुकलेट में राम बनाएंगे चुनावी काम। यूपी के विकास की बुकलेट देखिए, 12 पन्नों की बुकलेट। पहले पन्ने पर एक तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और दूसरी तरफ पीएम मोदी है, लेकिन तस्वीर खास है क्योंकि बीच में रामलला है और इसमें एक टैगलाइन भी दी गई है, इरादे नेक, काम अनेक। 4.5 साल हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ये नहीं बता पाई कि नौजवानों को रोजगार कितने दिए। सिर्फ होर्डिंग और बैनर और प्रचार के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे? 4,28,000 करोड़ का इन्वेस्टर्स मीट हुआ था, कितने नौजवानों को रोजगार मिला? तरीके की हवाई प्रचारबाजी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ना करे। भारतीय जनता पार्टी की आस्था प्रभु राम और राम मंदिर के निर्माण में है। करोड़ों करोड़ राम भक्तों की तरह भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने भी मंदिर निर्माण के आंदोलन में भाग लिया और आज जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के विकास यात्रा के पुस्तक के कवर पृष्ठ में रामलला विराजमान से अच्छा चित्र और क्या हो सकता है? बड़ी बात यह है कि 12 पन्नों में युवाओं को लेकर बहुत कुछ खास है। मुफ्त टीके पर बात है, मुफ्त राशन पर भी बात है, खुशहाल किसान पर भी ध्यान दिया गया है। बेघरों को कितना घर दिया इस पर भी ध्यान है, लेकिन जो तस्वीर सबसे ज्यादा खींचती है वो है पहले पन्ने पर रामलला। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन भी चल रहा है।
पहले दिल्ली में सांसद बैठे, पहले सांसद बैठे ब्रज के और फिर उत्तर प्रदेश के, और फिर उसके बाद नंबर आया पूर्वांचल के सांसदों का। वो पूर्वांचल जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बंजर रहा है, वो पूर्वांचल जहां एसपी बीएसपी ने अपनी साख का लोहा मनवाया है, लेकिन इस पूर्वांचल को कैसे फतह करना है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री साथ बनाए गए हैं यूपी कोटे वाले, वो आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं। बीजेपी 5 अगस्त को अन्न महोत्सव भी मनाएगी। बुकलेट भी तैयार है, 12 पन्ने के बुकलेट है। इरादे ने काम आने का स्लोगन भी दिया गया है। रामलला की तस्वीर कवर पेज पर भी है। क्या ये बड़ी तैयारी है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी को और अग्रेशन में तब्दील कर दिया है? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बुकलेट को कैसे देखते हैं? लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक जो भी चल रहा है, अगर सांसदों को बिठाया गया, मंत्रियों को बिठाया गया और ये कहा गया यूपी जाइए, योगी आदित्यनाथ को और मजबूत बनाइए, 2022 की फतेह का संकल्प फिर से दोहराइए, तो फिर ऐसे में सवाल तो बनता है। डिबेट को ओपन कर देते हैं और जितने भी गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और एक ऐसे नेता हैं जो पूर्वांचल की सरजमी को बहुत अच्छे से जानते हैं। बड़ी बात यह है कि मेरे अपने ही क्षेत्र और मेरे अपने ही शहर से आते हैं, जौनपुर से आते हैं। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब एक लंबे अनुभव के साथ में काम करते हैं और अपनी बात बहुत सहज और सरल ढंग से कहते हैं, बिना चीखे चिल्लाए। डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील कुमार एसबीएसपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, पहला सवाल आपसे है, इरादे ने काम अनेक, स्लोगन तो ये दिया गया है, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक तैयारी चल रही है, लेकिन कवर पेज पर रामलला, क्या ये माना जाए? बात किसान की भी करेंगे, बात कोरोना के खिलाफ लड़ाई की भी करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, माफियाओं के अंत की बात करेंगे, लेकिन रामलला सबसे पहले होंगे, रामलला सर्वोपरि होंगे और हर जगह जाकर के ये बताएंगे, आशीर्वाद यात्रा में भी, देखिए रामलला का असल काम हमने ही किया है। देखिए 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार बनी, 4.5 साल हो गया और निश्चित रूप से हम लोग जिम्मेदार पार्टी के लोग हैं। हमारी सरकार जिम्मेदारी से भागने वाली नहीं है। हमने तय किया है कि हम जनता के बीच जो हमने काम किया है उस रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच रखेंगे और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट मांगेंगे। देखिए अभी तक की सरकारें अपना रिपोर्ट कार्ड रखने के बजाय इधर उधर बदलाती थी। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है और जनता से हम आशीर्वाद मांगेंगे। जहां तक वहां बुकलेट जो छपी है विकास यात्रा की, उसके कवर पृष्ठ पे रामलला विराजमान का चित्र, तो मैंने अभी, आपने मेरी बाइक भी चलाई, मैं उसको रिपीट करूं तो ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि उससे अच्छी तस्वीर और नहीं हो सकती, इसलिए कि हमारी तो कल्पना में राम राज्य है और भारतीय जनता पार्टी का कोई अघोषित या छिप के ये कहना नहीं था। हम तो शुरू से ही इस बात के पक्षधर थे कि जन्मस्थान पे राम मंदिर बनना चाहिए। 1989 के पालमपुर अधिवेशन में हमने रामलला को अपने एजेंडे में लिया और तब से लेकर लगातार जब तक ये मामला हल नहीं हो गया तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उसमें, चाहे आंदोलन रहा हो चाहे सरकार के समय में उन व्यवस्थाओं के साथ, मनीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों ने संकल्प वाला काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों ने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनसंघ के जमाने से लेकर के बीजेपी के जमाने तक, और जब 2 सीटें हुआ करती थी तब से लेकर के प्रचंड बहुमत के साथ में केंद्र में और राज्य में सरकार बनाने तक राम मंदिर के लिए आप लोगों ने काम किया है। लेकिन अब तो राम मंदिर बन ही रहा है, भव्य भी होगा, दिव्य भी होगा, यकीनन होगा। अक्टूबर नवंबर तक नींव का काम पूरा हो जाएगा। 2023 में आम जनता रामलला के दर्शन भी कर लेगी। 2025 तक भव्य राम मंदिर बन भी जाएगा। लेकिन बुकलेट में अगर रामलला की तस्वीर है, क्या इसके सियासी मायने नहीं है या सिर्फ आस्था ही है? बहुत अच्छा सवाल आपका है और ये क्लियर भी होना चाहिए कि सियासी माने तब होना चाहिए, समय और परिस्थिति तब देखना चाहिए कि किसी ने छिपे रूप से इस बात को किया होता। उनसे यह सवाल जरूर हो सकता है कि जो अभी नए नए अयोध्या जाना जिन लोगों ने शुरू किया है, जिन लोगों ने नए नए जनेऊ पहनना शुरू किया है, जिन लोगों ने टीका लगाना नया नया शुरू किया, कोई कृष्ण को अपना आराध्य बताना शुरू कर दिया है कुछ पार्टी के लोगों ने, तो वो तमाम लोग जिन्होंने राम को काल्पनिक पुरुष बताया, जिन्होंने राम भक्तों को गोलियों से भुनवा डाला अयोध्या में, वो लोग भी आजकल बात करते हैं। तो उनके तो मायने सियासी हो सकते हैं। जो खुलेआम जिस दल ने
घोषित करके कहा कि मनीष जी, आप इतने अच्छे वक्ता और इतने अच्छे प्रवक्ता है ना, अपनी प्रत्यंचा जब आप चढ़ा लेते हैं तो आपके निशाने पर कई होते हैं एक साथ में, और आपने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। आपने कारसेवकों पर गोली चलाने वालों का भी नाम ले लिया, आपने जनेऊ वालों का भी नाम ले लिया, कृष्ण वालों का भी नाम ले लिया। हालांकि परशुराम को आप भूल गए, परशुराम भी आजकल कई लोगों की जबान पर आ रहा है। डॉक्टर अजीज खान, अगर बुकलेट में, भारतीय जनता पार्टी के बुकलेट में रामलला की तस्वीर है, क्या इसके सियासी मायने हैं या फिर नहीं? वो कहेंगे राम तो आप कहेंगे परशुराम, आप कहेंगे कृष्ण। क्या भगवान की लड़ाई होगी 2022 में? देखिए राशिद भाई, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, राम जो है वो सभी के आदर्श है और हम सब लोगों की आस्था है। वो हमारी संस्कृति है। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, राम लोगों की आस्था है। उस पर सियासत जब होती है तो ये बहुत चिंता का विषय है। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस उस वक्त लग रहा है कि धार्मिक उन्मादों को फैला करके और राम के नाम का इस्तेमाल करके गलत तरीके से बीजेपी 2 सीटों से 351 तक का इसने सफर तय किया है। पहली बात, ये वाकई में चिंता का विषय है कि ये बात जो इनको करना चाहिए, आज जो इन्होंने पहले संकल्प पत्र जो इन्होंने जारी किया था, आज इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और उसमें यह बताना चाहिए कि साहब, बेरोजगारी जो हमने दूर करने की बात की थी और 70 लाख नौकरी देने की बात मैंने उत्तर प्रदेश में की थी, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले माननीय योगी जी का बयान आया कि साहब 4 लाख नौकरी मैंने दी। हम ये भी जानना चाहते हैं, 70 लाख का आपने वादा किया था, लेकिन वो 4 लाख ही अगर आप कह रहे हैं तो कहां दी, कृपया उसको बताया जाए। एक बात इन्होंने ये आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि साहब, जो महंगाई है वो 12% हो गई, जो कि 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश में महंगाई का आंकड़ा था वो 7% था और 2014 में ये महंगाई का आंकड़ा जो वो था 5.1% था। आखिर महंगाई इस कदर बढ़ गई, आखिर उसकी वजह क्या है? आज पेट्रोल किस दिशा में जा रहा है, उसकी कीमत, ये शायद मुझे लग रहा है कि ये आम जनमानस जो है इसको बेहतर तरीके से जानता है। सरसों के तेल की स्थिति क्या है, इस पर इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ये करने के बजाय ये साहब क्या कर रहे हैं, इवेंट मैनेज कर रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा कुछ कागजी मंत्रियों को बना दिया है। बीजेपी में कुछ ओबीसी और एससी समाज के मंत्रियों को बनाया गया, वो कागजी मंत्री हैं, काम कुछ नहीं कर सकते। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले जिस तरीके से इन्होंने ओबीसी समाज की बात की कि हम साहब बहुत कुछ ओबीसी समाज के लिए कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी में अभी नीट का एग्जाम हुआ 2017 से, मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम हुआ 2017 से, 2017 से लेके 2020 तक ये पिछड़े समाज डॉक्टर के खान, आरक्षण तक आपने मजबूत रिबटल दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रॉस करने के लिए एक बार मनीष जी को दोबारा से लेकर के आना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ सवाल क्लियर हो डॉक्टर खान अपनी बात पूरी कीजिएगा। पूरा 1 घंटे का वक्त है और मेरा आपसे वादा है, सभी से वादा है कि भरपूर वक्त मिलेगा और मेरे जितने भी गेस्ट होते हैं उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। चीख चिल्लाहट के बिना मैं सभी को वक्त दूंगा, आप सभी के इस डिबेट में रिप्रेजेंटेशन रहेगी, ये मेरा पर्सनली आपसे वादा है। मनीष जी, यहां पर डॉक्टर खान ने एक बात बोली। डॉक्टर खान कहते हैं कि आप लोग इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। डॉक्टर खान ने यह कहा कि धार्मिक उन्माद फैला करके 2 से 351 तक आप लोग पहुंच गए। आप लोग को बुकलेट नहीं जारी करनी चाहिए, आपको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। लेकिन बुकलेट में आप लिखते हैं यूपी में 1,80,000 कोविड बेड की व्यवस्था की गई, कोविड के खिलाफ लड़ाई हमने लड़ी। 23 लाख श्रमिकों के भरण पोषण के लिए भी 230 रुपए की धनराशि दी। आप ये कहते हैं कि किसान कल्याण मिशन के तहत 45 लाख गन्ना किसानों को 1.40 लाख करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। आप ये कहते हैं कि 4.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई, 3 लाख युवाओं को संविदा पर सरकारी नियुक्ति दी गई है। लेकिन डॉक्टर खान को ये सब कुछ इवेंट मैनेजमेंट नजर आता है। साबित करें अपने आप को। देखिए, 2 बातें। एक तो उन्होंने ओबीसी की चिंता की। आज ही हमारी केंद्र की सरकार ने मेडिकल सेक्टर में 27% आरक्षण को लागू कर दिया और 10% जो गरीब लोग हैं उनके लिए आरक्षण को लागू कर दिया। तो अजीत साहब को देख के आना चाहिए था। अभी आपने नौकरियों को बताया, 4.25 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में पारदर्शिता से दी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है पारदर्शिता से दी गई। पहले की सरकारों में जो नौकरियां दी भी जाती थी वो 2-4 जिलों के कुछ एक जात विशेष के या एक धार्मिक तुष्टिकरण के आधार पर दी जाती थी। इसके अतिरिक्त 3 लाख संविदा पर दी गई। 82 लाख एमएसएमई की जो इकाइयां हैं 82 लाख उत्तर प्रदेश में, उन्हें उस सेक्टर में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में 25 लाख को रोजगार दिया गया। बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं उसमें 3 लाख लोगों को रोजगार दिया गया।
स्टार्टअप के अंतर्गत जो लोन लिए गए थे उसके तहत 5 लाख युवाओं को रोजगार ठीक प्राप्त है। हुआ। जो प्रवासी कामगार कोरोना नहीं, के दौरान डॉक्टर बाहर खान से ये आए कह रहे हैं, थे, डॉक्टर खान का ये 40 कहना लाख है लोगों कि को भी नौकरियां रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन डॉक्टर खान ये कह रहे हैं कि हमें दिख ही नहीं रहा। डॉक्टर खान ये कहते हैं कि अभी डॉक्टर खान ये तो कहते एक लंबी हैं लिस्ट है, अभी कि तो हमें भूखे रोजगार दिख की रहे लिस्ट हैं। मैंने पढ़ना शुरू किया है, राजीव भाई। बाकी लिस्ट में आपसे आपसे मनीष भाई, मैं लंबी बात करूंगा तो आपसे बाकी लिस्ट पर भी बात करेंगे। एक बार एक काम कर लेता हूं, आपकी ही इजाजत से एक काम कर लेते हैं, बाकियों को भी डिबेट ओपन टू ऑल एक बार सभी के लिए कर देता हूं, उसके बाद वापस लौट करके आऊंगा मैं आपके पास में। डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। डॉक्टर मिश्रा, योगी सरकार में दम है, ये 4.5 साल में करके दिखाया है। एक बुकलेट भी जारी की गई है, 12 पन्नों में यह बताया है कि कितने काम किए गए हैं 4.5 साल के अंदर। दिल्ली में सांसद भी जमे, पहले ब्रज के सांसद जमे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद जमे, अब पूर्वांचल के भी सांसद जमे हुए हैं। कह दिया गया है सांसद जी जाइए क्षेत्र में, जाइए काम निपटाइए, क्षेत्र में जाइए अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए। और साथ ही मंत्रियों को यह कहा गया है कि जाकर के आशीर्वाद लेकर के आइए। वो ले लेंगे आशीर्वाद तो प्रियंका का क्या होगा, वो ले लेंगे आशीर्वाद तो कांग्रेस का क्या होगा, वो ले लेंगे आशीर्वाद तो अजय कुमार लल्लू का क्या होगा। ऐसा सभी को पहले नमस्कार मेरा जो है, और मैं कहना चाहूंगा ना कि जो ये लोग लेके आए हैं कि इरादे ने काम ने, तो इसका टैगलाइन दूसरा होना चाहिए। इसका टैगलाइन होना चाहिए काम एक झूठ अनेक। और आप झूठ के दम पे आशीर्वाद कितना लेंगे? अगर आप निकल रहे हैं, आप पूर्वी यूपी में आएंगे, हमारे यहाँ पूर्वांचल में आने के लिए आप बात कर रहे हैं। आपका जो मैनिफेस्टो था ये हमारे पास है, इनका संकल्प पत्र था 2017 का। ये 2017 का संकल्प पत्र है। इसमें आप शुक्ला जी से पूछिए कि इसमें से कितने काम इन्होंने किया है। और पूछ लेते हैं, प्रत्यक्ष भ्रमण की जरूरत नहीं होती। उसमें सबसे प्रमुख मनीष मैंने जी, देखा आपके ऊपर आरोप काम अनेक और झूठ अनेक, और साथ ही मैनिफेस्टो के कितने वादे पूरे किए बताएं। और इसमें सुनिए, हाँ डॉक्टर मिश्रा, अपनी बात पूरी कर लें आप। जीत गए। आपने कहा था कि 15 जो किसानों के लिए मैनिफेस्टो आपने संकल्प पत्र जारी किया था 2017 का, ठीक है, 2017 के लिए, उसमें आपने कहा था कि किसानों के भुगतान हम 14 दिन के भीतर कर देंगे। 2019 से लेकर 2020 और 2019-20 का और 2021 का 12,000 करोड़ रुपए बकाया। इससे आपको हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और आपने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया। आप कहते थे अगर ब्याज सहित मैं कैलकुलेशन करूं जो गन्ना एक्ट के तहत है तो आप पे 15,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। आपने किसानों के हित के लिए 15,000 करोड़ तो देना दूर, और उनके ऊपर आपने बिजली का बिल, सबसे महंगी बिजली का बिल आपके यहाँ आपकी दर है। और उसके बाद आप कहते हैं किसान खुशहाल है। दूसरे आप कहते हैं कि हमने 5 किलो अनाज गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 3.5 करोड़ कार्ड धारकों को दिया। इस समय यूपी की अनुमानित जनसंख्या हमारे यहाँ 24 करोड़ के लगभग है, जिसका 30% गरीबी रेखा के नीचे हम लोग आ रहे हैं। तो 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कार्ड मतलब कार्ड धारक होने चाहिए, और आपने केवल 3.5 करोड़ लोगों को दिया। तो 3.5 करोड़ लोगों के लिए आपके पास क्या जवाब ले लेते हैं डॉक्टर मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा एक बार जवाब ले लेते हैं। मनीष जी जवाब, बाकी लोग बात भी जाना है, डिबेट को हम बहुत तेजी में आगे बढ़ाते रहेंगे वरना वक्त बीत जाएगा। मनीष जी जवाब। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में सीमांत और लघु किसानों का ऋण माफ करेंगे और 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके 86 लाख किसानों को लाभ देते हुए हमने पहली कैबिनेट में उस वादे को पूरा किया था। इसके अतिरिक्त जो 45 लाख गन्ना किसान उत्तर प्रदेश में हैं, हमने 4.5 साल में 140 लाख करोड़ का भुगतान किया। मेरा दावा है मनीष भाई क्या है ना, बहुत सी चीजें क्या होती हैं कि कागजों में भी बताई जाती हैं और बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो तस्वीरों के जरिए पूछे जाते हैं। आप जितनी बात कर रहे हैं मैं दोहरा चुका हूं। आप आगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए क्या क्या मिला आप बात करेंगे, बेघरों के लिए क्या किया आप बात करेंगे, आवास योजना में क्या दिया आप बात करेंगे, मुख्यमंत्री आवास योजना में गांव वालों को क्या दिया आप बात करेंगे। लेकिन मेरे हाथ में एक ट्वीट है और ध्यान से समझिएगा, ये यूपी बीजेपी का ट्वीट है जो राकेश टिकैत के लिए है। राकेश टिकैत का कैरिकेचर बनाया गया है, यूपी बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया और कहा ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। और साथ ही यह भी कहा गया है वहां पर बैठे हुए हैं सीएम साहब, बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे, वो बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली भाषा में। इसके जरिए क्या कहने की कोशिश की गई है? देखिए राशिद जी, एक तो 2 बातें हैं। उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है, किसी को भी अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है।
लेकिन जो लोग ये ख्वाब सजा कर उत्तर प्रदेश में आते हैं कि हम यहाँ की कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे, यहाँ की शांति व्यवस्था को भंग करेंगे, यहाँ के नागरिकों के आवागमन को हम रोक देंगे, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने वाला है। हम उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए, जनता की सुविधा के लिए और जनता की राहत के लिए सबको कानून का पालन, यानी अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो फिर आप उसी तरीके से जवाब भी देंगे, क्योंकि वाकई में कानून का पालन कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। सुनील जी, काफी देर से मैं ये चाह रहा था एक बार सभी को क्विक राउंड अप में आप सुन लें। अब एक फिल्मी डायलॉग सुनील भाई आपने सुना होगा ना, वो जो अमिताभ बच्चन से शशि कपूर पूछा करते हैं तुम्हारे पास क्या है। मैं भी आपसे वही पूछ रहा हूं भाई। मनीष जी के पास में रामलला है, किसी के पास में परशुराम है, कहीं पर जनेऊ है, कहीं पर आचमन है, किसी के पास में भगवान श्री कृष्ण है, तो कोई ये कहता है कि भाई मेरे साथ में ये भगवान है, कोई कहता है मेरे साथ में हनुमान है, तो कोई ये भी कहता है हमारे साथ तो मीराबाई है। आपके पास क्या है, कौन से भगवान है? पहले जो आपने शुरुआत की थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक बुकलेट तैयार करी है। हाँ। मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता ने एक बुकलेट तैयार की है जिसमें लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के पन्नों में दिखाया गया है उनका प्रचार दिखाया गया। मगर अच्छा, बुकलेट के 12 पन्नों से दिक्कत होती है आपको या पहले पन्ने से दिक्कत होती है? मैं बता रहा हूं, नहीं मुझे किसी पन्ने से बुकलेट दिक्कत नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की बुकलेट क्या है, मगर जनता की बुकलेट में आपको दिखाई पड़ेगा बेरोजगारी, जनता की बुकलेट में दिखाई पड़ेगा कि ऑक्सीजन से मरते हुए लोग, जनता ने पेट्रोल डीजल, जनता ने भी इस तरीके के बुकलेट तैयार कर ली है। और भारतीय जनता पार्टी को उस बुकलेट को, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग बीच में जाने का काम करेंगे, ऑक्सीजन से मौतें, तो सारी बुकलेट तैयार कर ली है। भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी और वो जनता दिखाएगी, ये देखिए कि आपकी ये बुकलेट है, इसमें ये है। और डॉक्टर खान, इरादे ने काम अनेक के नाम से अगर बुकलेट जारी होती है तो आप लोग सबसे पहले घेरते हैं अगर किसी इशू पे तो वह है कोरोना। अगर डॉक्टर खान के पास एक बार जाने दीजिए, आप बेरोजगारी को ले सुनील जी एक मिनट रुकिए, सुनील जी एक मिनट रुकिए, सुनील जी रुक जाइए ना। हाँ, सुनील जी रुक जाइए ना। बेरोजगारी की बात तो आप लोग भी नहीं करते। आप लोग बात करते हैं कभी कुर्मी की, कभी नूनिया की, कभी जाटव की, तो कभी किसी जाति की, तो कभी राजभर समाज की बात करते हैं, कभी जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। आज की तारीख में रोजगार आ गया है। काश की पिछले 4.5 साल में इसी तरह से रोजगार के नाम पर आप सड़क पर निकले होते। काश के आपके जो नेताजी है ना, मंत्रालय संभाल करके मंत्री रहते हुए पानी पी करके कोसते नहीं, डॉक्टर खान को लेकर के आते हैं। सबके आराध्य हमारे भगवान है, आपके भी भगवान है, ठीक है, भगवान सबके हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर खान को लेकर के आते हैं। डॉक्टर खान, इरादे ने काम अनेक के नाम से बुकलेट जारी की गई। रामलला एकदम सबसे ऊपर है, रामलला सबसे ऊपर है। रामलला का आशीर्वाद लेने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, लेकिन आप लोग सबसे पहले घेरते हैं कोरोना के नाम पर। कोरोना यकीनन जो दूसरी लहर थी उसने हम सभी को जख्म दिया है। मैंने खुद भी झेला है और अपने परिवार में भी झेला है। महीनों तक मैं भी बीमार रहा। लेकिन एक बात ये बताइए, महाराष्ट्र को क्यों नहीं घेरते? आज भी महाराष्ट्र ने पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया। केरल को जाकर के नहीं घेरते, केरल कंट्रोल नहीं कर पाया। दक्षिण भारत में तमिलनाडु कंट्रोल नहीं कर पाया, कई राज्य कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन योगी का जो मॉडल चला है, और एक ऐसा मॉडल चला है जहां पर ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रिक कैली तक ने भी यह कह दिया है कि भाई योगी को हमें चंद दिनों के लिए उधार दे दो, शायद योगी के मॉडल के जरिए हम कोरोना पर कंट्रोल कर लेंगे। वो नहीं दिखता है। कंट्रोल कैसे किया गया ये नहीं दिखता है। वायरस कोई बीजेपी का थोड़ा ही था, स्ट्रेन कोई बीजेपी का थोड़ा ही था, म्यूटेशन कोई बीजेपी का थोड़ा ही था, डेल्टा कोई बीजेपी का थोड़ा ही है, कपा वेरिएंट कोई बीजेपी का थोड़ा ही है। डॉक्टर खान। राशिद भाई, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात की। आपने बताया तमाम विदेशी सांसदों ने बुराई तारीफ किया, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में चर्चा है। पूरे वर्ल्ड में यह भी चर्चा है कि ऑक्सीजन से बहुत लोग मर गए, और यह भी चर्चा है कि एक मंत्री बयान दे रहा है संसद में कि साहब ऑक्सीजन से यहां पर कोई मौत नहीं हुई। यह भी चर्चा है। साहब, इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? पूरी दुनिया में जिस तरीके से थूथू हुआ है उसको आपने नहीं बताया। दूसरी बात, अभी आपने कहा साहब कंट्रोल कर लिया। जब यहां मर रहे थे लोग ऑक्सीजन से, तो हालात ये थी कि योगी जी ये उत्तर प्रदेश को राम भरोसे छोड़ करके ये बंगाल चले गए। तब ये कंट्रोल कर रहे थे, जिला पंचायत का चुनाव करवा रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। और ये आपने नहीं बताया विदेशी मीडिया ने क्या क्या कहा। विदेशी मीडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है गलत फैसलों से कोरोना बेकाबू हुआ। अब देखिए इस बात को। द वाशिंगटन पोस्ट लिखता है पाबंदियों से जल्दी राहत देने की वजह से कोरोना बड़े स्तर पर बढ़ा। द गार्जियन लिखता है भारत में बदतर हालात के पीछे
मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस। टाइम मैगजीन लिखता है कोरोना को रोकने में मोदी फेल, वैक्सीनेशन भी देवा। सवाल इस बात का है कि अखबारों की बात न करिए सर, बात यह करिए कि इन्होंने वैक्सीन लगाने का वादा किया था कि मैं जुलाई तक 30 करोड़, पूरे इंडिया में 30 करोड़ वैक्सीन लगा दूंगा, डबल डोज। आज आप बताइए 8 करोड़ डोज पूरे इंडिया में लगाया गया है। आप देखिए, सबसे पहली बात है कि वैक्सीनेशन नहीं दिया गया। 4.5% वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में योगी जी ने करवाया है। कब आप पूरा करेंगे? कम से कम अगर यही स्पीड रह गया तो 3 साल लग जाएंगे वैक्सीनेशन में। यही तारीफ हो रही है, यही तारीफ हो रही है। आज आप वैक्सीनेशन के नाम पे इवेंट मैनेज करते हैं। नोएडा जहां पर आप बैठे हैं, आपके नाक के नीचे, कान के नीचे स्थिति ये पैदा हुई कि 1 जुलाई को इन्होंने कहा डॉक्टर अजीज खान, आपने अपनी बात कह दी है। एक बार एक काम कर लेते हैं, एक बार मनीष जी को पूरा मौका भी मिलना चाहिए। मनीष जी को जवाब देना है, क्योंकि जवाबदेही और जिम्मेदारी। हाँ सर, 10 सेकेंड। अयोध्या जहां से 2 सीट से लेकर 351 का सफर तय किया, अयोध्या में लोग मारे घूम रहे तो उनको वैक्सीन नहीं मिल पाया। मोदी जी के बनारस में, आप देखिए, अखबार की कटिंग है मेरे पास, देखिए सर आप क्या बोल रहा है अखबार, कि वहां पर पूरी तरह से बनारस में लोग परेशान रहे, लाइनों में लगे रहे। सवाल इस बात का है, आप इस देश को कहां ले डॉक्टर खान अब आप रुक जाएं, डॉक्टर खान अब आप रुकिए, मनीष जी को आने दीजिए बीच में। मनीष भाई, कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं बोलेगी, बीजेपी तो दिल्ली में सांसदों को यह कह दिया गया कि आप जाएं और गांव में जाकर के सरकार की उपलब्धियां गिनाएं, लेकिन क्या ये सांसदों को ये बताया गया कि अगर आपसे पलट करके सवाल किया जाएगा, जैसे सवाल डॉक्टर खान कर रहे हैं, तो इसका जवाब कैसे देना है? मंत्रियों को कहा गया कि आशीर्वाद यात्रा निकालें, लेकिन आशीर्वाद यात्रा निकालते वक्त अगर लोग पूछेंगे कि रामलला ठीक है आपने दिया है, हमारी आस्था का केंद्र है, बहुत अच्छा आपने काम किया है, लेकिन कोरोना को लेकर के, कृषि कानूनों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के अगर सवाल करेंगे तो फिर आपको क्या जवाब देना है? उपलब्धियों के अलावा क्या यह भी बताया गया है? राशिद भाई, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, काम अनेक हुए हैं। उन कामों को अगर हम गिनाने बैठ जाएं तो 1 घंटे की डिबेट छोटी पड़ जाएगी। और जहां रहा तक सवाल कोरोना का, तो अजीत साहब उस दल के प्रवक्ता है जिस दल के मुखिया कहते आए हैं कि वैक्सीन मत लगवाइएगा, 2022 के बाद लगवाइएगा। उस दल के प्रवक्ता है जिस दल के एमएलसी कहते रहे कि जो वैक्सीन लगवाएगा वो नपुंसक हो जाएगा। उस दल के प्रवक्ता है अजीत साहब जिसके सांसद वर्ग कहते हैं कि अल्लाह हिफाजत करेगा, वैक्सीन लगवाने की क्या जरूरत है। तो ये तो नकारात्मक लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव की खिलाफत की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बेहतरीन प्रबंधन कोरोना का किया। आज जो केसेस है, अगर उसको आप देख लेंगे तो देश के विभिन्न भागों में, केरल और महाराष्ट्र से तुलना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सवाल नहीं आएंगे। और आज सवाल पूछने का तो लोगों के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। आज उत्तर प्रदेश में अब मैं एक ट्वीट की याद दिलाता हूँ राशिद भाई, आपको भी याद होगा कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था कि इजराइल में 100% वैक्सीनेशन हो गई। तो अजीज साहब, उत्तर प्रदेश में उतनी वैक्सीन लगाई जा चुकी है जितने में 4.5 से 4.5 इजराइल को वैक्सीनेशन हो जाता है। तो इतनी रफ्तार से हो रही है। और दूसरी बात कि भारत के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके, एक नहीं 2-2 वैक्सीन को इजाद किया, इसके अतिरिक्त अन्य वैक्सीन को इजाजत दी गई है। और निश्चित रूप से पूरा विश्व आज भारतवंशियों के और भारत के वैज्ञानिकों की प्रशंसा कर रहा है। लेकिन सपा और कांग्रेस जैसे दलों को देश की उपलब्धि पे कभी गौरव नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा, देश की उपलब्धियों को, प्रदेश का अगर आन बान शान मान मस्तक ऊंचा होता है तो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। और इसीलिए मनीष शुक्ला का यह कहना है कि आप लोगों के पास सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। समझ में नहीं आता, अगर योगी सरकार कहे कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको इवेंट मैनेजमेंट क्यों नजर आता है? कौन सा चश्मा है आपका? तो निकाल रहे हैं यात्रा, आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। यह है यात्रा इनकी माफी याचना यात्रा। जनता के बीच में लोग माफी मांगने जा रहे हैं। किस बात को लेकर जाएंगे आशीर्वाद प्राप्त करने? आपका केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि एक भी किसान की मौत हुई है, मुझे नहीं पता है। आपकी संवेदनशीलता इतनी है कि 8 महीने हो गए किसान बैठे हैं, आप किस किसान के पास जाएंगे यह बताने कि हमने आपके लिए बड़ा अच्छा काम किया है? आप कोरोना काल में लोग जूझ रहे थे, आपके मंत्री, कैबिनेट मंत्री वीके सिंह खुद लिख रहे हैं कि आपके यहाँ ऑक्सीजन की आपकी क्या व्यवस्था थी। आपके 2 सांसद नाराज थे, आपकी व्यवस्था तो वहीं पता होनी चाहिए कि आपकी व्यवस्था क्या थी जब आपके लोग खुद नाराज हैं।
या आप लोगों को पाठशाला में पाठ पढ़ाया जाता है बुला के वहां पे कि आपको बोलना क्या है, कैसे लोगों को बरगलाना है, कैसे कैसे कोट करना है। और इसके सिवा आप कोई ऐसा क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, प्रियंका गांधी के बरगलाने से या मिश्रा जी के बरगलाने से नहीं बरगलाएगी। आप थोड़ा प्लीज, देखिए आपने इतना देर बोला, मैंने नहीं बोला। हाँ। और आप जो कर रहे हैं, आप भगवान की मूर्ति लगाकर आप आशीर्वाद नहीं, आप बंगाल में भी गए थे, यही नारा लेके गए थे, राम भगवान की छवि को आप बिगाड़ने की चिंता, मतलब आप कार्य न करें। और देश की जनता आपको समझ बंगाल में कितनी सीटें कांग्रेस हमारे यहाँ यही बनारस के मुसलमानों बंगाल में कितनी सीटें कांग्रेस जीत चुकी है, में दिया है। और वह जानते थे कि आप लोग बंगाल में कितनी सीटें पाई कांग्रेस। ठीक है मनीष जी, केवल आप लोगों के पास अच्छे जुमले हैं, अच्छे कोड हैं कि आप अच्छे दिन आएंगे। बंगाल का एग्जाम्पल राशिद भाई ये दे रहे हैं, तो कांग्रेस की बंगाल की जो उपलब्धि है वो ये बताएं आज। अच्छा, एक बार सुनील कुमार के पास भी चलते हैं। सुनील कुमार काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुनील कुमार का भी डिबेट में रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मिश्रा रुके, डॉक्टर मिश्रा आप रुक जाए, मनीष भाई आप रुक जाए। ठीक है। सुनील कुमार जी के पास में चलते हैं। सुनील जी, बुकलेट तो आप लोगों के भी ध्यान में गई होगी, अगर हाथ, चूंकि आप लखनऊ में रहा करते हैं तो लखनऊ में तो बुकलेट आपके भी हाथ में गई होगी। माथे से लगाया या नहीं लगाया रामलला को देखते ही? देखिए, रामलला को तो कौन माथे से नहीं लगाना चाहेगा। रामलला हमारे आराध्य, सभी के आराध्य है। रामलला को सभी लोग पूजने का काम करते हैं, मगर भगवान को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग भगवान को बांटने का काम नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के आप क्या कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के आप क्या कर रहे हैं? वो असदुद्दीन ओवैसी जिन्हें पहलू खान तो नजर आते हैं, लेकिन वो किसी प्रवेश को नहीं देख पाते। वो जिन्हें अखलाक तो नजर आता है, लेकिन कोई आदित्य नजर नहीं आता। जिन्हें अकरम तो नजर आता है, लेकिन और कोई अगर समुदाय का हो जाए तो वो नजर नहीं आता है। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जाकर के मत्था भी टेक आते हैं आपके नेताजी। सभी धर्मों के व्यक्ति का देश है ये। सब जो भी अपने धर्म से जो भी जिसको पूजने का काम करता है वो अपने अपने हिसाब से पूजने का काम करेगा। अब रही बात हमारे साथ में संविधान के तहत, माननीय ओवैसी जी हमारे साथ में है, संविधान के तहत वो चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। संविधान ने ये सुविधा दे रखी है जब उनको, तो वो संविधान के तहत चुनाव हमारे साथ में लड़ने का काम कर रहे हैं। रही बात इनकी जो बुकलेट, काश कि मेरे आदरणीय संविधान में कोई नेता आगे आए और ये कहे कि संशोधन होना चाहिए। संशोधन ये होना चाहिए कि अगर देश में कोई भी चुनाव जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ने की कोशिश करे तो फिर उसे भी बैन कर दिया जाए। देखिए, समय दीजिए मुझे 30 सेकंड का। मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूं, इनको आशीर्वाद जनता बहुत अच्छी तरीके से देने का काम करेगी 2022 में। और भारतीय जनता आशीर्वाद तो भर के दिया है इन्हें, पार्टी आशीर्वाद तो इन्हें भर के दिया है भाई। केंद्र में दिया, यूपी में दिया, उत्तराखंड में दिया, का काम किया था, उसमें इनडायरेक्टली बिहार में भी दे दिया, सीटों पर जिताने का काम किया था हम लोगों ने। उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाने का काम किया था, मगर इन्होंने किया क्या? इन्होंने न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए बात करी थी, वो नहीं करी। इन्होंने उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की बात करी थी, वो नहीं करी। किसानों को बिजली मुफ्त में देने की बात करी थी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए इनका साथ देने का काम किया था। पिछड़ों दलित समाज के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा था, मगर नहीं की। आज वही पिछड़ा दलित समाज आज भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से रिपोर्ट कार्ड तैयार करके रख चुका है। तो मैं इस डिबेट को एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं, मनीष जी के पास में जाता हूं। मनीष जी, आशीर्वाद देने का बुकलेट की कॉपी मेरे हाथ में है। बुकलेट की कॉपी मनीष जी मेरे हाथ में है। अब इसमें क्या खास है, उस पर और भी ज्यादा एक स्टेप आगे बढ़ करके मैं डिबेट को लेकर के जाता हूं। कहीं ऐसा, इसमें क्या दिया गया है कि प्रयागराज में दिव्य और भव्य कुंभ का हमने आयोजन किया, काशी विश्वनाथ धाम का विकास किया, गंगा यात्रा का आयोजन किया, वाराणसी में भव्य देव दीपावली का आयोजन किया, मथुरा में भव्य कृष्णोत्सव का आयोजन हुआ, बरसाना में भव्य रंग उत्सव का आयोजन किया गया, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद की स्थापना को भी अपनी उपलब्धि के तौर पर बताया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मुलम्मा धर्म का चढ़ाने की कोशिश है? कोरोना के नाम पर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे देखिए धर्म के नाम पर हमने इतना काम किया है। रोजगार के नाम पर कोई पूछेगा, हम कहेंगे धर्म के नाम पर इतना काम किया है। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं राशिद भाई, रोजगार के क्षेत्र में जो हमने काम किया है उसको मैंने गिनाया भी। अगर आप कहेंगे तो एक बार फिर हम उसको रिपीट कर सकते हैं। कोरोना में जिस तरीके से बेहतर प्रबंधन किया गया, निःशुल्क टीके की व्यवस्था की गई, जो पीड़ित है उनके लिए राशन की व्यवस्था की गई, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं
उनको केंद्र सरकार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार भी 4,000 रुपये तक माह दे रही है, 18 साल तक पढ़ने की सुविधा दे रही है। तो तमाम वो कदम है, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। अभी सुनील राजभर जी बता रहे थे कि किस तरीके से वो हमारे साथ हमारी सरकार बनी। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 2002 में इनकी पार्टी बनी, 2017 तक कभी इनके किसी सदस्य ने विधानसभा का मुंह नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ आने के बाद इनके विधायक भी जीते, हमने मिनिस्टर भी बनाया। लेकिन हम देखिए, हमने जनता से क्राइम फ्री और करप्शन फ्री उत्तर प्रदेश की बात की थी। हम करप्शन और क्राइम पर समझौता नहीं कर सकते। अगर कोई नहीं साथ रहना चाहता तो नहीं रह सकता। और उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि वैसी किस तरह से सैयद सलाम मसूद गाजी के दरगाह पर जाते हैं और मत्था टेकते हैं। वो गाजी जिसको सुहेल देव महाराज जी ने फराज किया था, जिसको मार कर उन्होंने वहां के लोगों की रक्षा की थी। ये तो आज ओपन है, एक परिवार की पार्टी बन के रह गए हैं राजनीति की पार्टी। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, मऊ के उपचुनाव का रिजल्ट बताता है कि समाजहीन के साथ नहीं है। मऊ के उपचुनाव के बारे में तो ध्यान होगा और किसी को ध्यान में हो कि इनकी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था। मैं हालांकि पूर्वांचल पर आऊंगा, मैं गाजीपुर मऊ के आसपास के इलाके की भी बात करूंगा और करना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली की बैठक में कहा यह गया है कि जितने सांसदों से जेपी नड्डा मिले हैं, खासतौर से पूर्वांचल पर बहुत फोकस करने के लिए कहा गया है, क्योंकि पूर्वांचल की जमीन बड़ी सूखी भारतीय जनता पार्टी के लिए रहती है। डॉक्टर खान, एक बार फिर से आपको आना पड़ेगा। मुझे यूपी की जितनी भी इन्फ्लुएंशियल या प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टियां हैं बड़ी एक्टिव नजर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी सुपर एक्टिव है, बहुजन समाज पार्टी भी एक्टिव हो गई है, विचार गोष्ठी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। ये राजभर समाज के लोग जो हैं, ओपी राजभर जी की पार्टी एसबीएसपी, ये भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ में एक्टिव है। यहां तक कि कांग्रेस भी एक्टिव है। प्रियंका गांधी पिछले दिनों आई भी थी, रही भी थी, जगह जगह जाकर के मिली भी। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? कहीं पर्दे के पीछे बड़ी रणनीति तैयार, या फिर बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं, या इनडायरेक्टली कोई सरेंडर है? देखिए राशिद भाई, ऐसा है, 2-3 बातें बता दें। एक तो इनसे आपने जब गन्ना किसानों के भुगतान पर पूछा तो ये बात काट गए। कई मुद्दों पे ये इन्होंने बात नहीं किया, कोरोना पे बात नहीं किया। लेकिन चूंकि आपने एक सवाल किया है मुझसे कि साहब माननीय अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी पूरा एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं इनके काले कारनामों का, कि इन्होंने पूरे प्रदेश में 4.5 साल में कैसे कैसे लोगों को धोखा दिया है, कैसे ठगा है, ख्वाब दिखा करके सरकार तो बना लिया, लेकिन सरकार बनाने के बाद लोगों का कोई काम नहीं किया। अब आप इस बात को समझिए, इन्हें कोई ऐसा समाज नहीं है, आपने सामाजिक बात की, कोई ऐसा समाज नहीं जिस समाज को इन्होंने धोखा ना दिया हो, परेशान न किया हो। ये ओबीसी समाज की बात कर रहे हैं। तब ओबीसी समाज में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, ठीक है, 27% आरक्षण है, इन्होंने 4% आरक्षण दिया, 23% आरक्षण खा गए। 5,840 विद्यार्थी आज शिक्षक घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिली। आप देखिए, नीट का एग्जाम हुआ, मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम लगातार 17 से हो रहा, जब से सरकार में आए। इन्होंने उनके आरक्षण को खा लिया, पिछड़े समाज के आरक्षण को खा लिया। आप देखिए, 16 प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट बागा यूनिवर्सिटी में हुआ, सवर्ण समाज का 11 हुआ, 11 ठाकुर समाज का हुआ, 5 सवर्ण का हुआ, ओबीसी गायब हो गए। सब कागजी मंत्री ओबीसी और एससी बनाए गए, लेकिन उनके काम के नाम पे 0। यहां पर उत्तर प्रदेश में 100% जो वकील अपॉइंट हुए हैं, सरकारी वकील, 95% सवर्ण वकील है, 5% में एससी और बीसी वकील है। कहने का मकसद कुछ और है कि आपके कहने के आपका मुखौटा कुछ और है, आडंबर कुछ और है, लेकिन प्रदेश की जनता आपके आडंबर को समझ चुकी है। आपका मुखौटा कुछ और है और आडंबर कुछ और है। और साथ ही बात यूपी की 24 करोड़ की आबादी की डॉक्टर खान ने बात नहीं की। डॉक्टर खान ने बात की ओबीसी, डॉक्टर खान ने बात की गैर यादव, डॉक्टर खान ने क्या बात की एससी की, डॉक्टर खान ने बात की एसटी की, लेकिन 24 करोड़ यूपी वालों की बात नहीं की है। दरअसल कभी ये शिया सुन्नी की बात नहीं करते हैं, कभी पठान और सैयद की बात नहीं करते हैं, कभी ये सिद्दीकी और अन्य लोग की पसमानदा और अशराफ की बात हालांकि कभी कभी करते हैं, नहीं करते हैं। ये एक तरफ मुसलमान की बात करते हैं, दूसरी तरफ ओबीसी की बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे, ब्राह्मण की बात करेंगे, राजपूत की बात करेंगे। यानी बहुसंख्यक समाज को खंड खंड में बांटना चाहते हैं और दूसरी तरफ वोट बैंक तैयार करना चाहते हैं। दरअसल ये षड्यंत्र उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, संवैधानिक तरीके से नियुक्तियां हुई है। और आप बोलने लायक हो गए अजीत भाई, जिनके समय में 5 आयोग के चेयरमैन बर्खास्त किए गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में, अखिलेश यादव के संरक्षण में किस तरीके से
केवल 2-3 जिलों के जात विशेष के लोग और धार्मिक आधार पे नौकरियां बांटी जा रही थी। माननीय उच्च न्यायालय ने सबको बर्खास्त किया। आप तो कम से कम नौकरी के मुद्दे पे, नौजवानों के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पर बोलने लायक नहीं है। एक सही का विकास और दूसरा श्री मुलायम सिंह यादव के विकास, परिवार के विकास के अलावा किसका विकास हुआ था? 2016-17 की जो जाड़े की रात थी, दिसंबर और जनवरी की जो रातें थी, जिसमें चाचा भतीजे का झगड़ा था, ये जनधन की लूट थी। डॉक्टर खान, आपकी सरकार होती है तो ये बड़ा आरोप लगा दिया गया, आपकी सरकार होती है तो परिवार देखते हैं, रोजगार नहीं देखते, आपकी सरकार होती है तो सफाई नजर आता है, लेकिन बुंदेलखंड के किसान नजर नहीं आते। अगर आपकी सरकार होती है तो फिर आपको पूर्वांचल की दिक्कत नजर नहीं आती, आपके लिए सिर्फ इटावा, एटा और सफाई वाला जो पूरा इलाका है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यही इलाका फोकस में होता है। आपकी सरकार अगर होती है तो घोटालों का रिवरफ्रंट तैयार होता है, आपकी सरकार अगर होती है तो घोटाले का कुंभ आयोजन किया जाता है, आपकी सरकार जब होती है तो एक जाति विशेष को तमाम बड़े पद दे दिए जाते हैं, आपकी सरकार होती है तो एक जाति विशेष के ही तमाम लोग पुलिस में नजर आते हैं, ब्यूरोक्रेसी में नजर आते हैं, नेता के तौर पर नजर आते हैं। परिवारवादी राजनीति आप लोग करते हैं और इसीलिए जो कहते हैं इरादे नेक और काम अनेक, उनके खिलाफ बोलने का नैतिक अधिकार आपके पास नहीं है। डॉक्टर खान, रिबट। देखिए राशिद भाई, आपने बहुत अच्छी बात की और एक लंबी फहरिस्त तैयार कर दी। हमारी सरकार आती है तो क्या करती है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी सरकार आती है तो बैंडेड क्वीन फूलन देवी जी, जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको लोगों ने प्रताड़ना दिया, एक निषाद समाज की बेटी को अन्याय उसके ऊपर हुआ, उसको न्याय दिलाती है। डॉक्टर खान को निषाद याद आ गए, संसद में बैठाती है, मुकेश सहनी को भी याद आ रहे हैं, संजय निषाद को भी याद आ रहे हैं, ओपी राजभर को भी याद आ रहे हैं। डॉक्टर खान निषाद याद आ गए, डॉक्टर खान निषाद याद आ गए। सर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मेरी बात सुन ले। हमारी सरकार क्या करती है, ददुआ जो कुर्मी समाज से आता है, वो इसको बीजेपी के जो साथी बैठे हैं, इन्होंने उनको डाकू बनाने का काम किया और हमने उनको सम्मान बना देने का काम और किया। विकास दुबे, खुशी दुबे, उनके बेटे को विकास दुबे, खुशी दुबे सांसद बनाया। उनके बेटे, हम सर्व समाज की बात करते हैं, हम सर्व समाज को धोखा नहीं देते। खुशी दुबे ये बताए जी, ये बताए कि इन्होंने निषाद समाज जो एक बहुत ही पीड़ित निषाद समाज को हाईजैक कर लिया। इधर अगर रामलला की बात होगी तो इधर निषाद समाज को हाईजैक करने की बात करेंगे तो फिर ऐसे में देखिए फिर सुनील कुमार कहां जाएंगे, फिर सुनील कुमार कहां जाएंगे? निषाद तो ये लोग, निषाद तो कहते हैं कि निषाद तो हमारे साथ में है ना। अब सुनील कुमार जी, अब बताइए कैसे काम चलेगा? बंटवारा हो गया अब तो, निषाद को डॉक्टर खान भी ले गए, निषाद को संजय निषाद भी ले जाने का दावा करते हैं, फिर आपके पास क्या रह गया? देखिए, आज हमारे पास पूरी तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में भागीदारी संकल्प मोर्चा बना हुआ है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारे साथ में 10 पार्टियों का गठबंधन है। ये गठबंधन 2022 में पूरी तरीके से मजबूत है और जिन जातियों की बात आप कर रहे हैं वो बात जातियां अधिकतर हमारे वोट कटवा रह जाएंगे। मानिए असदुद्दीन वैसे से वोट कटवा है, भागीदारी वोट काटते हैं। आपको 2022 में सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश की दिखाएगा। और रही बात, अभी माननीय प्रवक्ता बीजेपी जी के हमारे कह रहे थे कि आपकी पार्टी 2002 में बनी थी और आप हमारे साथ में आए हैं, तब आप सरकार में आए हैं। मगर माननीय प्रवक्ता जी को मैं बताना चाहता हूं कि जब हम लोग मिले हैं तब आपका 14 साल का वनवास खत्म हुआ है। ये जातियों का जंजाल कैसे तोड़ेंगे? यहाँ पर तो निषाद समाज की भी बात आ गई, बनाने का काम जाति चलेगी, धर्म चलने वाला है। मनीष जी, प्रभु श्री राम का नाम चलेगा फिर जाति चलेगी, उत्तर प्रदेश में कृष्ण जी का नाम चलेगा फिर जाति चलेगी, मथुरा वृंदावन चलेगा या जाति चलेगी, अयोध्या चलेगा या जाति चलेगी, राम मंदिर चलेगा या जाति चलेगी? मनीष जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में ही जाति और धर्म के ठेकेदारों को नकार दिया है और वो रिपीट कर रहा है। 2017 में भी ऐसे लोगों को उन्होंने सबक सिखाया और 2019 में भी सिखाया है। और निश्चित रूप से 22 में भी विकास की नीति में उत्तर प्रदेश की जनता चलेगी और विकास और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्यायवाची है। विकास भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारों में डॉक्टर मिश्रा, संभव हो सकता है। आप जाति वाली राजनीति करते हैं या धर्म वाली करेंगे? कौन सी जाति हाईजैक करेंगे? डॉक्टर खान ने अभी बैठे बैठे निषादों को हाईजैक कर लिया। किससे सवाल मुझसे? डॉक्टर मिश्रा से। अच्छा, ठीक कह रहे थे भैया कि जो आएंगे इनके सांसद पूर्वांचल को जो अपना गढ़ भारतीय जनता पार्टी समझती है, पूर्वांचल के सारे स्टूडेंट इलाहाबाद में पढ़ते हैं, बहुत बच्चे, हर घर के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज बोलिए ना, दिक्कत है क्या? प्रयागराज के जो नाम बदला इन्होंने उसको चलिए प्रयागराज हम लोग बोलते हैं। हम लोगों को हमारी डिग्री में तो भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तुम लोग इलाहाबादी बोलते हैं। नहीं ठीक है ना, डिग्री में अब जो यूनिवर्सिटी है, डिग्री में जो भी नाम है वो तो ठीक है, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। हाँ,
मिले तो मेरा बोले बोले मिश्रा जी बोले, हेलो हेलो बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। तो इसमें आवाज चली आप सुनी। तो इलाहाबाद में आके जो बच्चे तैयारी करते हैं, इन्होंने बताया कि हमने हर साल 1 लाख रोजगार दिए हैं और इस साल इन्होंने अपना रोजगार का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जबकि 2020 से जो एग्जाम प्रस्तावित थे 13 एग्जाम लोक सेवा आयोग के इन्होंने कैंसिल किए जो कोरोना के कारण हुआ। उसके बाद उसकी आगे प्रस्तावित डेट है। कोई भी ऐसा क्षेत्र यह बताएं ये क्या है कि रोजगार और स्वरोजगार का अंतर ये लोग भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया भूल गई है कि स्वरोजगार क्या है और रोजगार क्या है। जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं उनको ये बताते हैं कि हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है। यह एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र क्या है यह भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं बता पाई है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र शिक्षा है कि मेडिकल है कि प्रौद्योगिकी है कि श्रम है कि या विधि क्षेत्र में, किस क्षेत्र में इन्होंने एक मुफ्त नियुक्तियां की। दूसरे जो बच्चे धरना पे हैं, एक मुख्यमंत्री बतौर, हमने तो अपने लाइफ में अभी राजनीतिक कैरियर में ऐसा नहीं सुना कि मैं आपकी संपत्ति जब्त कर दूंगा या जो कुछ करेगा मैं कहा दिक्कत क्या है? अगर युवा गलत रास्ते पर जाएंगे तो मैं संपत्ति जब्त कर लूंगा, क्या गलत कहा? नहीं, अरे युवा कम से कम गलत रास्ते पर जाएगा तो नहीं ना, आतंकवादी गुंडा मवाली तो नहीं बनेगा। मनीष जी बीच में आइए, इरादे ने काम अनेक। मनीष जी बीच में आइए। राशिद जी, कांग्रेस या अन्य लोगों ने हमको लगता है मुख्यमंत्री जी की बात को एकदम या तो सुना नहीं या तो जानबूझ के इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा सब लोग पढ़िए, एग्जाम दीजिए, कुछ गलत आपके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जो गलत करने वाले लोग थे उनको संरक्षण देने वाली सरकारें चली गई है। अब कोई गलत करेगा नौजवानों के साथ तो उनकी संपत्तियां जब्त होंगी। जो लोग पेपर आउट कराते थे, जो लोग नौकरियों को लूटते थे, उनकी संपत्तियां अगर जब्त हो रही है तो कांग्रेस और सपा को आपत्ति क्या है? ये लोग नौकरियों को लूटते थे और संरक्षण देते थे, तो वो काम हम थोड़ी करने आए हैं। हम तो इसीलिए आए हैं, हमने यही वादा नौजवानों से किया था कि पारदर्शिता से नौकरी देंगे। ठीक है, ठीक है। बीच में सुनील कुमार एसबीएसपी से कुछ बोलना चाह रहे थे। सुनील भाई बोलें। अच्छा, ये बताइए, माननीय प्रवक्ता जी ये बता रहे हैं कि रोजगार देने की बात करी थी युवाओं को। ये बताइए क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये धमकाने का काम नहीं किया? जो अगर वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोजगार मांगने की बात करेगा, आंदोलन करके मुख्यमंत्री ने सीधे ये कहा गुंडा बनोगे तो संपत्ति जब्त कर लूंगा, आतंकवादी बनोगे संपत्ति जब्त कर लूंगा, मवाली बनोगे तो संपत्ति जब्त कर लूंगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? चोरी करने जाओगे, डकैती करने जाओगे, विकास दुबे बनने के लिए जाओगे तो संपत्ति जब्त कर लूंगा। दिक्कत क्या है? मुख्तार अंसारी बनोगे तो संपत्ति जब्त कर लेंगे, अतीक अहमद बनोगे संपत्ति जब्त कर लेंगे। दिक्कत क्या है? डॉक्टर खान, अगर बेहतरी के लिए, भाई माँ बाप ये कहते हैं नहीं कहते हैं, अपने घर के गार्जियन ये कहते हैं ना, अगर गलत काम किया तुम्हारे कान उमेट दूंगा, अगर गलत काम किया तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से तो समझाया जाता है ना। एक मुख्यमंत्री प्रदेश का गार्जियन ही तो होता है। डॉक्टर खान, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप गलत काम करोगे तो कान उमेट देंगे, आप सही काम करोगे, प्रदर्शन करोगे, आप कुछ मांगोगे तो आपका कान उमेट देंगे, आपके ऊपर एनएसए लगा देंगे, आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। अब ये तो हो ही रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे साहब मुझसे सवाल करिए, और लोग जब सवाल करते हैं तो यहाँ एनएसए का मुकदमा लग जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा गलत के खिलाफ कोई देशद्रोह का मुकदमा थोड़ी ही कर दिया। भाई मुख्यमंत्री का नाम लेकर के मुनव्वर राणा ने ये कहा, जिनके घर वाले आपकी पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने तो ये तो कहा यूपी में दोबारा अगर योगी की सरकार आई यूपी छोड़ करके चला जाऊंगा। कोई एनएसए लगा दिया क्या? देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया क्या? देखिए एक बात सुनिए, मैं आपको एक लिस्ट दे दूं। आप इस बात को समझिए कि आज तक का रिकॉर्ड है कि जिन लोगों ने सवाल किया माननीय योगी जी से, उन्होंने उसमें 149 लोगों ने सवाल किया मोदी जी का, जिसमें 149 लोगों पर एनएसए लगा जिन्होंने मोदी जी से सवाल किया। 144 लोगों पर एनएसए लगा जिन्होंने माननीय योगी जी से सवाल किया, जिन्होंने आलोचना की। ये आपको कौन सी लिस्ट लेकर के बैठे हुए हैं? ये कौन सी लिस्ट है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदे फटकार लगाई और 120 केस जो एनएसए के थे उसमें 94 को रद्द कर दिया, और उसके बाद एक फटकार भी लगाई। तो कहने का मकसद हमारा यह है कि जब जिस तरीके से एनएसए लगाया जा रहा है, सवाल पूछने वालों पर, प्रदर्शन करने वालों पर, जो लोग बाहर निकल करके अपनी बात कहना चाहते हैं, किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर। मनीष जी आपको इसका जवाब देना चाहिए। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं 149 लोगों ने मोदी से सवाल पूछा, एनएसए लगा दिया गया। 145 ने योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा, एनएसए लगा दिया गया। जवाब
देखिए राशिद जी, आप एक चैनल के हेड हैं। ये जो लिस्ट इनके समाजवादी पार्टी के कार्यालय में तैयार हुई होगी, हमारे और आपके ध्यान में अगर हाँ, आपके ध्यान यही में मैं तो भी नहीं बता समझ सकते पा रहा हूँ ये कौन सी मेरे लिस्ट है। ध्यान में तो नहीं है। हाँ, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान सुन लीजिए। अजीज खान, आपने सवाल पूछा तो सुन लीजिए। देखिए, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता है, बहुत शालीन प्रवक्ता है, मैं इनकी इस मामले में तारीफ करता हूँ। लेकिन तमाम तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ता आते हैं जो जिनके शब्द और जिनकी भाषा ऐसी होती है कि उनके ऊपर अगर कानूनन कार्रवाई हो तो रो नहीं पाई। और एक भी किसी के ऊपर कार्रवाई हुई हो तो आप बताइए। हाँ, जो अपराध करेगा, जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा, शांति व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर निश्चित कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है अतीक के सामने घुटने टेक दे, मुख्तार अंसारी के सामने घुटने टेक दे, अपराधियों के सामने घुटने टेक दे। हम उस तरह की सरकार देने नहीं आए थे। हम ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको इस बात बुरी लगती है। मनीष जी, मुख्तार के अंसारी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। मेरी डिबेट का वक्त पूरा हो गया। डॉक्टर खान बहुत जल्दी अपनी बात करें, डिबेट का वक्त पूरा हो गया, बहुत जल्दी। छोटी सी बात करूंगा। पिछले 7 सालों में इसका रिकॉर्ड ये चेक भी कर ले। पिछले 7 सालों में 890 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का 816 मुकदमा दर्ज किया गया। ये आप नोट कर लीजिए और इसको जांच कर लीजिए। आप एक काम करें, मुझे भी मेल कर दीजिएगा या मुझे भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा और साथ ही साथ मनीष जी को भी भेज दीजिएगा। मैं इसको क्रॉस चेक कराऊंगा और क्रॉस चेक करने के बाद फिर किस दिन हम लोग बैठेंगे। लेकिन हाथ जोड़ करके मैं वाकई में धन्यवाद आपको करना चाहूंगा, मेरी डिबेट में आ करके मेरी डिबेट को ऑनर देने के लिए, मेरी डिबेट को सम्मान देने के लिए। डॉक्टर खान आपका, मनीष भाई आपका, सुनील कुमार जी आपका, डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा आपका। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे डिबेट को सम्मानित करने के लिए क्योंकि आप जितनी भी बातें आप लोग कहते हैं तथ्यों के साथ में कहते हैं, सिर्फ चीख चिल्लाहट नहीं करते हैं, बहुत सभ्य तरीके से डिबेट को अंजाम देते हैं, ओवरलैपिंग नहीं करते। बहुत अच्छी आपने डिबेट की है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में जुड़ते रहा करें, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, 12 पन्ने की बुकलेट, रामलला की तस्वीर सबसे ऊपर, लेकिन कईयों को लगी मिर्ची, तो सवाल तो बनता है। इरादे ने काम आने का स्लोगन कई लोगों को बुरा लग गया, कहते हैं कोरोना पर जवाब तो दीजिए, तो सवाल तो बनता है। आशीर्वाद यात्रा लेकर के निकलेंगे यूपी कोटे के नए बने 7 मंत्री, क्या आशीर्वाद मिलेगा या फिर नहीं, सवाल तो बनता है। और जहां पर सवाल बनता है वहां हम ठसक के साथ में सवाल करते हैं, क्योंकि हम एक ही बात जानते हैं, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।